मेरी राय में दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जिनका भौतिक भूगोल इतना अद्वितीय और उल्लेखनीय है। यदि आप इस राहत मानचित्र को देखें तो पाएंगे कि एंडीज पर्वत पेरू के पश्चिमी भाग को कवर करते हैं, जिससे पर्वत और समुद्र के बीच बहुत कम भूमि बचती है। इसके बावजूद ये वही पतली भूमि की पट्टी है जहां पेरू के सबसे बड़े शहर स्थित हैं, जैसे लीमा। लीमा के महानगरीय क्षेत्र में 10.5 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। यह संकीर्ण तटीय पट्टी जिस पर लीमा स्थित है एक रेगिस्तान है। जैसे जैसे आप पूर्व की ओर बढ़ते हैं, ऊंचाई बढ़ती जाती है और तापमान ठंडा होता जाता है। यह क्षेत्र धीरे धीरे स्टेप्पे में बदलता है और ऊंचाई और बढ़ने पर यह टुंड्रा में बदल जाता है। लेकिन एंडीज के दूसरी ओर की घाटियां और केंद्रीय क्षेत्र जहां वर्षा अधिक होती है, वह क्षेत्र अधिक उपजाऊ है। यहाँ टुंड्रा की छोटी घासें लंबी घासों और झाड़ियों में बदल जाती हैं, जो धीरे धीरे उपोष्णकटिबंधीय जंगल और फिर घने वर्षावनों में बदल जाती हैं। पेरू के पास दुनिया के 30 जलवायु क्षेत्रों में से 13 जलवायु क्षेत्र हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह जलवायु विविधता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। यह मेक्सिको के बराबर है और केवल अमेरिका, चीन और भारत जैसे बड़े देशों से पीछे है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का अधिकांश हिस्सा ब्राजील में है, लगभग 58%, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा हिस्सा पेरू में है, 13%। पेरू की लगभग 10% आबादी इस क्षेत्र में रहती है। अमेज़न का सबसे बड़ा महानगर इक्विटोस है, जहां लगभग 5 लाख लोग रहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जहां सड़क मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता। यहाँ केवल नदी और हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है। यह क्षेत्र हजारों जानवरों और पौधों की प्रजातियों का घर है। जैव विविधता पर विस्तार से बात करने से पहले आइए एंडीज पर्वत की ओर लौटें। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे नाज़का प्लेट के सबडक्शन के कारण बने थे, जिसके परिणाम स्वरूप पेरू चिले ट्रेंच का निर्माण हुआ। पेरू के एंडीज पर्वत में सबसे प्रसिद्ध स्थान माचू पिच्चू है, जो एक इनका शहर है। आपने शायद एंडीज का एक और प्रसिद्ध पर्वत देखा होगा, बिना यह जाने कि यह नया पैरामाउंट पिक्चर्स लोगों का प्रेरणा स्रोत है। एंडीज पर्वत के मूल निवासी, विशेष रूप से पेरू और बोलीविया के साझा क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिसे अल्टिप्लानो या एंडियन प्लेटो भी कहा जाता है, ने खुद को पतली हवा के अनुकूल बना लिया है। इन लोगों के लाल रक्त कोशिकाएं अधिक ऑक्सीजन ले जा सकती हैं, जिससे वे समुद्र तल पर रहने वाले लोगों की तरह आराम से सांस ले सकते हैं। इन लोगों में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की क्षमता होती है। इन्हें प्राकृतिक रूप से सुपर ह्यूमन कहा जा सकता है। इसके साथ ही इन्होंने पहाड़ी इलाकों में टेरेस फार्मिंग के जरिए खेती को अपनाया। वे अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग फसलें उगाते हैं, जो उस क्षेत्र की परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। ये पहाड़ दुनिया के सबसे ऊंचे शहरों में से एक का घर है, जो लगभग 5100 मीटर यानी 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह शहर सोने की खदान के पास बसा है। 21वीं सदी के पहले दशक में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण इस क्षेत्र में छोटे शिविरों की संख्या बढ़कर लगभग 30,000 हो गई। पेरू के एंडीज में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा रेल मार्ग भी है। जहां तक प्राकृतिक आश्चर्यों की बात है, पेरू दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका झील का घर है। यह झील बोलीविया के साथ साझा की जाती है और 3,800 मीटर 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील भी है। शायद पेरू के एंडीज का सबसे अनोखा तथ्य यह है कि यह पृथ्वी पर सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण वाले बिंदु का घर है। यह बिंदु हुआस्करान के दक्षिणी शिखर पर है, जो पेरू और उत्तरी एंडीज में सबसे ऊंचा बिंदु है। इसकी ऊंचाई 6,768 मीटर 22,205 फीट है। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण आर्कटिक महासागर के सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण वाले स्थान से लगभग 0.7% कम है। यह अंतर पृथ्वी के घूमने, भूमध्य रेखीय उभार, ऊंचाई और पृथ्वी की पपड़ी के अलग अलग घनत्व के कारण होता है। हुआस्करण का गुरुत्वाकर्षण कम है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के करीब है और इसका शिखर बहुत ऊंचा है। ने इतिहास में दर्ज 3 सबसे खतरनाक एवलांच में से 2 को जन्म दिया है। पहला एवलांच 1962 में हुआ था, जिसमें लगभग 4,000 लोगों की जान गई। दूसरा और भी भयानक 1970 में हुआ, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यह एवलांच 7.9 तीव्रता के भूकंप के कारण हुआ था। इस भूकंप ने 83,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को प्रभावित किया, जो बेल्जियम और नीदरलैंड के क्षेत्र से भी बड़ा है। इस भूकंप से करीब 70,000 लोगों की मौत हुई, 50,000 लोग घायल हुए, 2 लाख से ज्यादा घर नष्ट हो गए और लगभग 8 लाख लोग बेघर हो गए।
पेरू में भूकंप अक्सर आते हैं क्योंकि यह ऐसी सीमा पर स्थित है जहां धरती की प्लेट्स आपस में टकराती हैं। पेरू में 31 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 16 सक्रिय हैं। यह क्षेत्र रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला एक ऐसा इलाका है जहां भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट आम है। एंडीज पर्वत में एक खास प्रक्रिया होती है जिसे रेन शैडो इफेक्ट कहा जाता है। नम हवा जब पहाड़ों से टकराती है तो वह वहीं अटक जाती है, जिससे दूसरी तरफ का इलाका सूखा हो जाता है। इसके अलावा हम्बोल्ट करंट नाम की एक समुद्री धारा, जिसे पेरू करंट भी कहा जाता है, हवा को ठंडा कर देती है। यह करंट बारिश कम कर देता है, लेकिन कोहरा पैदा करता है और तूफानों को बनने से रोकता है। पेरू के रेगिस्तान भी बेहद खास हैं। यहाँ नाज़का लाइनों जैसी संरचनाएं हैं जो अपनी सूखी और शांत जलवायु के कारण अब तक सुरक्षित हैं। पेरू की जलवायु की वजह से यहाँ पौधों और जानवरों की बहुत विविधता पाई जाती है। पेरू दुनिया का 5वां सबसे जैव विविध देश है। यहाँ दुनिया के 18% पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इसे इस मामले में दूसरे स्थान पर रखती है। पेरू में 4000 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां हैं, जो इसे तितलियों का सबसे समृद्ध देश बनाती है। साथ ही यहाँ 700 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां और 400 प्रकार के शंख भी पाए जाते हैं। पेरू के समुद्र तटीय इलाके भी अनोखे हैं। यहाँ दुनिया के सबसे सफल मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। इसका कारण हम्बोल्ट करंट है, जो समुद्री जीवन को पोषण देता है। हालांकि हर 3 से 7 साल में एल नीनो नाम की घटना के कारण मछलियों की संख्या और उनके वितरण पर बुरा असर पड़ता है। एल नीनो गर्म समुद्री पानी की एक धारा है जो हम्बोल्ट करंट को बाधित करती है। पेरू की कुछ और खास भौगोलिक विशेषताएं हैं। एक उबलती हुई नदी, इंद्रधनुषी रंग के पहाड़, पत्थरों का जंगल, ग्रांड कैनियन से दुगनी गहरी एक घाटी, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा रेत का टीला, सबसे बड़ी बाईं ओर मुड़ने वाली समुद्री लहर, दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा झरना, अमेजन नदी का सबसे दूर का स्रोत। इन सब चीजों ने पेरू को प्रकृति का अद्भुत देश बना दिया है। अगर आप पेरू के बारे में कुछ और रोचक तथ्य जानते हैं तो जरूर बताएं।